हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, हम एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री इतिहास का सेशन चला रहे हैं। इससे पहले कि हमारा ज्योग्राफी 6, 7, 8 एनसीईआरटी पूरी वीडियो पढ़ चुकी है, क्लास 8 की पॉलिटी पढ़ चुकी है और क्लास 8 हिस्ट्री का सेशन चल रहा है। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी कंपटीशन में जीके जीएस समान अध्ययन का जो पेपर बनता है वह एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ही बुक से बनता है। दोस्तों, यदि आप एनसीईआरटी बुक क्लास 6 से 12 तक अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो आपका जीके जीएस समझिए काफ़ी मजबूत हो गया और आप अपने को किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करने के सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग रोचक बात है कि कंपनी के जो अफसर हैं वह अधिकारी से भारतीय राज्यों के छोटे छोटे जागीरों के नवाब कैसे बने। तो नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों हो गई थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। अब कंपनी के हर कर्मचारी पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसे दें। तो तोहफे में क्या देना था? अब जमीन और पैसा। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास, जो अब चेन्नई है, आया था तो उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आया था तो उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत 401 यानी कि 102 पाउंड के बराबर हो गई थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में अपनी सफाई देनी पड़ी थी। उसे किस काम के लिए सौंपा गया था? तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, लेकिन वह जो है खुद भ्रष्टाचार के केस में फंस गया और 1772 में वह जो है ब्रिटिश संसद के सामने भ्रष्टाचार के आरोप में पेश हुआ। सरकार को उसकी आकुत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने इस भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं था। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से भी आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यह थी कि वो भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए उन्होंने वहीं आलीशान जीवन जिया। उन्होंने वहाँ के लोग नवाब कहते थे। तो ब्रिटेन में उनको क्या कहा जाता था? नवाब। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनकी मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो
कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764, बक्सर की कब लड़ाई हुई ये ध्यान रखिए। तो बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिया। तो भारतीय रियासतों में रेजिडेंट कब तैयार हुए? तो बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। तो कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि कौन होते थे? तो भारतीय रियासतों के रेजिडेंट। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उनके आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही अब तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपने स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। तो वह कंपनी को इसके बदले में जब कंपनी उसको सेना देती थी, कंपनी क्या देती थी? उसको सहायक सेना देती थी। यही सहायक संधि था और बदले में कंपनी को वह पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में भी ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल कब वेलेजली का शासन 1798 से 1805 था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया था। सोचिए, अवध के नवाब जब पैसे देने में चूक गए तो वह आधा अपना रियासत देने को मजबूर, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। अब देखिए रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता था और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता था तो चीजें आराम से चलती रहती थी। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता था। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती थी। अब चलिए देखते हैं टीपू सुल्तान, जिसे शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? शेर ए मैसूर। यह अभी मैं कहानी आपको बताऊंगा कि टीपू को कैसे शेर ए मैसूर कहा गया। तो जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर, टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? तो ध्यान रखिएगा, मैसूर के उदाहरण से यह बात समझ सकते हैं। हैदर अली टीपू सुल्तान का पिताजी थे। तो हैदर अली का शासन 1761 से 1782। हैदर अली एक साधारण सिपाही से मैसूर का शासक बना था। उसका विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक शासक रहा। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार, कहाँ? मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची, क्या क्या? काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। तब टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए। तो टीपू सुल्तान का किससे संबंध अच्छा था? तो फ्रांसीसी व्यापारियों से इससे घनिष्ठ संबंध था और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था।
तो टीपू अपनी सेना का आधुनिकीकरण कैसे किया था? देखिए, ये एक फिगर है टीपू सुल्तान का ये बेटों को बंधक बना करके, और ये जनरल के सामने पेश किया गया है। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कार्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म द्वारा यह चित्र बनाया गया है। कंपनी की फौज को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठा और हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। 1792 के युद्ध में मराठा और हैदराबाद के निजाम और कंपनी के तीनों की सेनाओं से टीपू लड़ा था। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था। उनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई पड़ती थी। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार लड़ाई हुई थी। कब? 1767 से 1769, जिसे मैसूर का युद्ध, और 1780 से 1784, और तीसरा 1792 से 1792, और चौथा 1799 में, जिसमें टीपू मारा गया था। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग यही 1799 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया। तो टीपू ने किसको अपना शासन सौंपा? तो वोडियार राजवंश को। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। तो इस तरह से देखिए, ये टीपू का खिलौना शेर जो 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए थे। अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने, देखिए कितना। तो अब आपको बताते हैं कि टीपू को कैसे शेर कहा जाता था मैसूर का। तो ये कहानी यहाँ है। यहाँ देखिए, टीपू की कहानी। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी तेज शेर की तस्वीर दिखाई पड़ती है। अब चलिए चलते हैं मराठों से लड़ाई। मराठों से अंग्रेजी कंपनी की लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। कब हुई? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर हो गया। इसमें मराठों की हार हुई थी। उनके कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में दे दी गई। ये सारे सरदार एक पेशवा कौन था? तो सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी राज्य मंडल को क्या आप कहते थे? कॉन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। तो राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख कौन होता था? पेशवा। और वह कहाँ रहता था? तो पुणे में रहता था।
महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। तो महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस का संबंध किससे था? तो मराठा योद्धाओं से। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मराठा और कंपनी का पहला युद्ध 1782 में हुआ था और सालबाई के संधि के साथ यह खत्म हुआ था। तो पहला मराठा युद्ध 1782 में किस संधि के साथ खत्म हुआ था? तो सालबाई संधि के साथ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुआ। कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली स्थित कई भूभाग अंग्रेजों में कब्जे में आ गए। अब तीसरा 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत पूरी तरह से कुचल दी गई। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। तो कहाँ भेज दिया गया? बिठूर में। अब बिंद के दक्षिण में स्थित पूरे भाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। सर्वोच्चता का दावा। अब देखिए, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर के आए। कब? 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे। के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। तो सर्वोच्चता की नई नीति किसने शुरू की? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स सर्वोच्चता। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कित्तूर कहाँ? फिलहाल कर्नाटक में है, कि छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया। तो रानी चेन्नम्मा कहाँ की थी? तो कित्तूर की, और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने अब प्रतिरोध जारी रखा। तो अब उनके बाद कौन प्रतिरोध करता था? तो रायन्ना। यह जो एक गरीब चौकीदार था, चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश सिरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरी एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिए। तो अप्रत्यक्ष कंपनी शासन कहाँ स्थापित किए थे? तो अफगानिस्तान में अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित किए। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल गलने नहीं दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। तो पंजाब का अधिग्रहण कब हुआ? तो 1849 में। महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे? पंजाब के। विलय नीति अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच चली। कब? गवर्नर जनरल जब लॉर्ड डलहौजी बन करके आया और लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासन काल में
एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। तो विलय नीति किसने लाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, तो विलय नीति किस पर थी? किसी शासक की मृत्यु हो जाने पर उसका कोई पुरुष वारिस नहीं हो। क्या? पुरुष। तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत पर के आधार पर एक के बाद कई रियासतें, जिसमें सतारा, संबलपुर, सतारा को 1848 में, देखिए संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में अंग्रेजों के हाथ चली गई। आखिरकार 1856 पे कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। तो विलय नीति के अंतर्गत सबसे अंतिम राज्य अवध था, जो 1856 में कंपनी के अधीन आ गया। अवध। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन के किसके आधार पर? यहाँ जो है कुशासन का आरोप लगाया गया अवध पर। कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महाविद्रोह में शामिल हो गए। यह गतिविधियां हैं। चलिए ये देखिए, ये मैप है जिसमें पीला रंग का जो दिखाया गया है वह ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र है, और जो लाल रंग का दिखाया गया है वो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था। ये देखिए। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से नए शासन की स्थापना, नए शासन की स्थापना। तो यहां देखिए, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 के बीच में यहाँ का गवर्नर जनरल बनकर के आया। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता स्थापित कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के ही पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय है। चलिए न्याय के क्षेत्र में 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था, कब? 1772 में स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि वह हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी और दीवानी। तो फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1772 में हुई। दीवानी अदालतों का मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होता था। तो दीवानी का कौन होता था? तो यूरोपीय जिला कलेक्टर, भारतीय नहीं, यूरोपीय। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। तो उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या कौन करते थे? तो मौलवी और हिंदू पंडित। लेकिन फौजदारी अदालतें जो थी अभी भी काजी और मुफ्ती, कौन कौन? काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर के निगरानी में। तो ध्यान रखिएगा, काजी मुफ्ती। अब देखिए काजी कौन था? तो काजी कौन था? एक न्यायाधीश। न्यायाधीश को काजी कहा जाता था। मुफ्ती कौन था? तो मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता था। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। तो वकील के रूप में मुफ्ती। और महाभियोग क्या होता था? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद की ऊपरी सदन थी, कौन? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था और इसे महाभियोग कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए
वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स पर जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के, कौन? एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगाया। क्या? बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था। कौन थे? एडमंड बर्के, 1785 में। चलिए आगे देखते हैं। अब एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों के एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एनबी हालहेड, क्या नाम है? एनबी हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली थी। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ? 1773 में आया, के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के, भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसके अलावा कलकत्ता में, कहाँ हुई? कलकत्ता में। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। तो अपीलीय अदालत और सदर निजामत, तो ख्याल रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता में हुई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। कलेक्टर जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर को इकट्ठा करना था। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसने पुराने सत्ता के केंद्रों को हाशिए पर ढकल दिया। अब कंपनी की फौज, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों की भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने अभी तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही का मतलब जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगा, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र से भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट कार तोड़ेदार बंदूक और मैचलाक से लैस होते थे। सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलाक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता था और उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। चलिए आगे चलते हैं। कंपनी के लिए काम करने वाला, ये देखिए, ये बंगाल का एक घुड़सवार है। मराठा और मैसूर के साथ युद्धों के बाद कंपनी की अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनके जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में भी कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे
क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इसी में जो अध्याय 5 आएगा उसमें पढ़ेंगे। निष्कर्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था, भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% कितना 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ये देखिए, ये जो है मिलान है। तो आज का सेशन दोस्तों, प्रश्न है यहाँ से प्रश्नाभ्यास। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। दोस्तों, चैनल में अच्छे से अच्छे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे वीडियो पड़े तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। ओके, थैंक यू।